ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਔਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਟਰੈਕਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲੂਕੋਮਾ। ਕੈਟਰੈਕਟ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ 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 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੂਕੋਮਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੋਤੀਆ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੋਤੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। गोविंद सर प्रसाद जी, मैं ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਪਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ घर बैठे बिना ऑपरेशन के किस तरह इलाज कर सकते हैं। गोविंद जी, आपका पेशा पंजाबी में बहुत जी वंदे मातरम आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा सीरीज चल रहा है सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं, तो इसी कड़ी में हमें आंखों के ऑपरेशन होते हैं, मोतियाबिंद का होता है, ग्लूकोमा का होता है, तो उससे भी सर्जरी से पहले मतलब आयुर्वेद आजमाना है, आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है, ऐसी कई बातें जो अगर हम मन में सोचते हैं तो उस कड़ी में इस पुस्तक में जो स्वाध्याय करने पे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे पास अगर हमें मोतियाबिंद हो रखा है, ग्लूकोमा हो रखा है, तो हम सर्जरी से बच सकते हैं आयुर्वेद को आजमा कर। और बड़ी खुशी की बात है, एक बहुत अच्छी फीडबैक है। 31 तारीख को, मुझे आज भी याद है, 31 तारीख को एक बहन दिल्ली से ही फ़ोन आया था, उन्हें अपेंडिक्स की समस्या थी उनके पति को और सुबह उनका ऑपरेशन होना था और उससे पहले फ़ोन आ गया। आप बिलीव मतलब सच बता रहा हूँ, इस किताब में ही बताए गए उपचार को मैंने उन्हें बताया और उन्होंने विश्वास करके इसे अपनाया और मात्र 7 दिनों के अंदर जो अपेंडिक्स की स्थिति थी जिसको लेकर डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बनाया था कि कल की सुबह की सुबह आपको करा लेना है, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी बातें हो रखी थी। लेकिन सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं, इस विचारधारा में उन्होंने बात हमसे हुई और मैंने भी कोई ज़्यादा नहीं, इसी पुस्तक में बताए गए उपचारों को उन्हें बताया और उन्होंने 7 दिन नियमित रूप से किया। 7वें दिन उन्होंने ऑपरेशन एक जांच कराई और जांच में पता चला कि अपेंडिक्स की जो स्थिति थी, जो पहले थी और बाद में एक एकदम सामान्य इंसान की तरह हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि इस पुस्तक को पढ़ते हुए विश्वास के साथ उस ज्ञान का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं आगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बताए गए हर उपचार पूरी तरह से कारगर हैं। जरूरत है विश्वास के साथ, क्योंकि पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर आजमाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, एक भाई का 28 साल का लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया और गुड़गामा के आरटी में हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि उसके नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया, यानी पूरी तरह से बेडरिडन हो गया, बिस्तर पे आ गया, उसे अपने लैट्रिन और पेशाब की भी अनुभूति नहीं होती है। तो सर्जरी से पहले आयुर्वेद जरूर आजमाना है। हर सर्जरी किसी न किसी दुष्प्रभाव को भी आपको ला सकती है। इससे बचने के लिए मैं नहीं कह रहा कि सर्जरी अच्छी चीज नहीं है, जरूरत पड़ने पे सर्जरी भी है, लेकिन पहले क्यों सर्जरी कराएं, उससे पहले सर्जरी से बचने के सभी उपाय उपचार जरूर करें। तो ये एक बहुत दुखद घटना है और यही ऐसा ही नहीं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आज ही के डेट में व्हाट्सएप पे 2 ऐसे केस आए जो दोनों ने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद नीचे का हिस्सा सुन्न हो रखा है।
तो ये तो हम चाहते हैं, हमारा जो प्रयास है, हम कोई चिकित्सक नहीं है, हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रचारक हैं। और इसमें जो न्यूज एशिया पंजाबी का कुलदीप भाई जी का जो साथ मिल रहा है, कुलवंत भाई जी का, इसके लिए कोटि कोटि नमन। कि एक नकल मारने की सलाह, मतलब हम नकल मार रहे हैं, इस नकल मार के आपको हम अपना तो विश्वास पैदा कर ही रहे हैं, आप में भी विश्वास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से विनती है कि हमारे इस प्रयास को जिस तरीके से भी साथ दे रहे हैं और साथ दें, और आयुर्वेद को आजमा कर अपने अनुभवों को समाज में शेयर करें, जिससे कि और भाई बंधुओं का विश्वास बढ़े। खैर, बातें बहुत हैं कहने को करने को, लेकिन दिल का दर्द है कि सर्जरी से पहले तो हर हाल में सेकेंड ओपिनियन तो लेना ही चाहिए, और खास करके ऐसी जगहों से लेना चाहिए जिनके पास सर्जरी की सुविधा नहीं है। जिनके पास भी सर्जरी की सुविधा होगी, वो सर्जरी वाले सर्जरी ही बताएंगे। इसलिए तो ये एक साधारण सा है। अब हम बात करते हैं, स्वाध्याय करते हैं विविध नेत्र विकार। इसमें 2 विकारों को के बारे में वर्णित है, एक मोतियाबिंद और एक ग्लूकोमा। तो इस जी, ये पुस्तक में दोनों क्या पहले गोविंद भाई, ये दोनों पहले हम तो दोनों, क्योंकि बारी बारी हम लोग इसको लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों को, मोतियाबिंद क्या है और काला मोतिया क्या है, थोड़ा सा पहले दोनों का एक बार में ही बता दें, उसके बाद हम उपचार उपचार की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा ही कर लेते हैं, पहले मोतियाबिंद का अध्याय कर लेते हैं, स्वाध्याय, फिर उसके बाद ग्लूको काला मोतिया का कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक। ठीक है। मोतियाबिंद पे लिखते हैं, आंखें कुदरत की मनुष्य के प्रदत्त अनमोल देन है। ये 2 आंखें ही है जो हमें वास्तविकता से साकार कराती है और जीवन में अलग अलग रंगों तथा अनुभूतियों का आभास भी कराती है। आंखों के बिना जीवन सुना सुना एवं खोया खोया रहता है। इसलिए कहा गया है, आंख है तो जहान है। यकीनन जीवन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सदैव आंखों की रक्षा हेतु तत्पर रहना चाहिए। आयुर्वेद महर्षि सारंगधर लिखते हैं, नेत्रहीनों के लिए संसार व्यर्थ है तथा दिन और रात बराबर हैं, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों नहीं हो। नजर को हानि पहुंचाने वाले रोगों में मोतियाबिंद का भी प्रमुख स्थान है। आंकड़े बतलाते हैं कि 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में 50% तथा 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले 3/4 लोग मोतियाबिंद की चपेट में हैं। क्या है मोतियाबिंद? आंखों के लेंस सामान्यतः पारदर्शक तथा मुलायम होते हैं। लेंस के द्वारा ही प्रकाश रेटिना पर केंद्रित हो पाता है, जिससे स्पष्ट छवि सृजन हो पाता है और हम देख पाते हैं। जब लेंस में स्थित प्रोटीन टूट जाती है तो परस्पर संयोजित होकर अपारदर्शी धब्बे का रूप ग्रहण कर लेती है तथा लेंस में कठोरता आ जाती है। इसे ही हम मोतियाबिंद कहते हैं। यही धब्बे प्रकाश के उचित संचार में व्यवधान पैदा करते हुए रेटिना तक रोशनी को पहुंचने नहीं देते। परिणाम यह होता है कि दृष्टि धुंधली पड़ जाती है। बिगड़ी हुई नजर मोतियाबिंद के साइज तथा लेंस पर उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। कारण क्या क्या है मोतियाबिंद के होने के? सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, धूम्रपान, ऑक्सीडेंट्स का कम प्रयोग करना। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि एंटीऑक्सीडेंट्स लेंस को हानि पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में प्रधानतया विटामिन सी, बीटा कैरोटीन तथा सेलेनियम की गणना होती है। सामान्य अवस्था में भी लेंस में शरीर के द्वारा उत्पादित एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटेथियोन उच्च मात्रा में विद्वान होता है। मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज भी इसके कारणों में से एक है। नेत्र में आघात, चोट लगना, एक्सरे, इंफ्रारेड रेडिएशन, स्टेरॉइड का अत्यधिक सेवन करना। लक्षण क्या है? धीरे धीरे बिना दर्द के ही दृष्टि का धुंधला अथवा अस्पष्ट पड़ना अथवा डबल विजन लक्षण आना। कुछ ही समय के बाद चश्मे का नंबर बदलना। रात के समय कार की हेडलाइट तथा दिन में सूर्य की रोशनी में परेशानी महसूस करना। रोशनी के चारों तरफ प्रभा मंडल देखना तथा रोशनी की एक लौ 2 अथवा अधिक दिखाई दे सकती है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है तो रोगी केवल जलता हुआ बल्ब ही देख पाता है। रंग ज्ञान में परेशानी अनुभव करना। ध्यान दीजिए, मधुमेह और दमे की दवा भी अब मोतियाबिंद की वजह बनने लगी है। मोतियाबिंद अब युवकों एवं बच्चों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दमा के मरीज बने लोग दवा के रूप में स्टेरॉइड लेने से कम उम्र में ही मोतियाबिंद के शिकार हो रहे हैं। इसी प्रकार मधुमेह के मरीजों की
तेजी से बढ़ती संख्या के कारण भी आंखों पर मोतियाबिंद का कहर बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि युवकों के बीच ताकत बढ़ाने वाली दवा का क्रेज भी कम उम्र में मोतियाबिंद होने का कारण बन रहा है। आयुर्वेद के अनुसार कारण अधिक गर्मी में रहने के उपरांत अचानक शीतल जल में प्रवेश करना, इसे वर्तमान संदर्भ में तपती दोपहरी में सड़क पर से सीधे एयर कंडीशन रूम में प्रवेश करना अथवा एसी कक्ष से सीधे गर्मी वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से सहज ही समझा जा सकता है। दूर की वस्तु को अधिक देखना, दिन में सोना और रात को जागना, आंखों का धूप, धूल और धुआं से अतिशय रहना, वमन अर्थात उल्टी का वेग को रोकना, उल्टी के वेग को रोकने से भी मोतियाबिंद होता है। रात के समय तरल आहारों का निरंतर सेवन करना, मल मूत्र तथा अपान वायु को धारण करना, लगातार रोना, क्रोध एवं शोक ग्रस्त रहना, अत्यधिक मदपान करना, अत्यधिक मैथुन करना, आंसुओं को रोकना, सिर पर अधिक गर्म पानी डालकर नहाना। उपचार क्या कहती है एलोपैथी? एलोपैथी में ऐसी किसी भी औषधि का नितांत अभाव है जो कैटरक को घोल देने की क्षमता रखती हो। वहां पर इसे रोग का उपचार केवल सर्जरी के द्वारा ही संभव बताया गया है। एलोपैथी में इसके लिए छोटा सा ऑपरेशन करके ही उसे हटाया जाता है। सामान्यतः तब तक ऑपरेशन नहीं किया जाता जब तक कि पीड़ित व्यक्ति को पढ़ना, गाड़ी चलाना जैसे सामान्य कार्य करने में भी परेशानी नहीं हो रही हो। यदि किसी व्यक्ति की दोनों आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो तो जिस आंख में कम रोशनी हो पहले उसी का ऑपरेशन किया जाता है। जब पहली आंख पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो दूसरी आंख का ऑपरेशन किया जाता है। कुछ घरेलू प्रयोग। आयुर्वेद में ऐसी अनेक अव्यर्थ औषधियां विद्यमान हैं जिनका उपयोग करने से मोतियाबिंद का निर्माण ही नहीं हो पाता। यदि मोतियाबिंद बनना शुरू हो गया हो तो उसकी बढ़ने की गति को भी इन औषधियों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। प्रसंगवश हमें यह जान लेना चाहिए कि विगत दिनों ब्रिटेन के नेत्र विशेषज्ञों ने मोतियाबिंद के उपचार में आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध नेत्र निवारक औषधि पुनर्नवा का सफल प्रयोग करते हुए इस यौगिक का पेटेंट करा लिया है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पुनर्नवा से प्राप्त यौगिक का लेप मोतियाबिंद ग्रस्त लेंस को बदलने हेतु प्रयुक्त लेंस पर किया। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते समय चिकित्सक धुंधले पड़ चुके कुदरती लेंस को निकाल देते हैं और फाइबर निर्मित लेंस प्रत्यारोपित कर देते हैं, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही वर्ष बाद पुनः परेशानी पैदा होने लगती है। होता यह है कि ऑपरेशन से निकाले गए खराब लेंस की कुछ कोशिकाएं ऑपरेशन के बाद भी बची रह जाती है, जो फिर बढ़ते बढ़ते नए लेंस पर भी छा जाती है। इसके बाद लेजर का उपयोग कर इन कोशिकाओं को हटाना पड़ता है। यह उपचार काफी महंगा पड़ता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पुनर्नवा का जो लेप कृत्रिम लेंस पर कर दिया, उसके बाद दोबारा ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। ब्रिटिश वैज्ञानिक अपनी इस खोज पर अति उत्साहित हैं तथा इसे और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू उपचारों में गाजर का रस। नियमित रूप से प्रतिदिन 2 गिलास गाजर का ताजा रस पिएं। गाजर का रस निकालते समय थोड़े से अंकुरित गेहूं, 2 ताजा आंवले तथा थोड़ी सी साफ की गई अदरक भी मिलाएं। नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए असाधारण प्रयोग है। यानी गाजर, गेहूं और आंवले का जूस पीना चाहिए। आंवला यानी और सौंठ डाल सकते हैं, क्या नाम है इसका, व्हीट ग्रास भी डाल सकते हैं इसमें तो? हाँ जी, हाँ जी, अंकुरित 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 गेहूं, क्योंकि अंकुरित गेहूं में विटामिन ई की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। आंवला और सौंठ। 300 ग्राम आंवले के बारीक चूर्ण में 300 ग्राम सौंठ का पाउडर मिलाकर रखें। सुबह शाम 3-3 ग्राम, मतलब लगभग आधा चम्मच मात्रा में यह चूर्ण पानी के साथ सेवन करें। प्याज का रस और शहद। सफेद प्याज का रस 2 चाय चम्मच भर लें। इसमें इतनी ही मात्रा में छोटी मधुमक्खियों का शहद तथा 2 ग्राम भीमसेनी कपूर मिलाएं। इन दोनों को भली भांति मिलाकर रखें तथा रात को सोते समय आंखों में लगाएं। मोतियाबिंद की आरंभिक स्थिति हेतु अचूक प्रयोग है सफेद प्याज का रस, शहद और भीमसेनी कपूर। सत्यानाशी का प्रयोग। सुप्रसिद्ध आयुर्वेदीय ग्रंथ सिद्ध भेषज मणिमाला में एक अनूठा प्रयोग बतलाया गया है। तद अनुसार स्वर्ण क्षीरी सत्यानाशी का 10 ग्राम रस लें। इस रस को कांस्य पात्र में डालकर
कांस्य धातु के ही कटोरे से धीरे धीरे 3 घंटों तक घिसें। औषधि तैयार है। इसको प्रतिदिन 3 बार आंखों में डालने से नया पैदा हुआ मोतियाबिंद नष्ट होने लगता है। त्रिफला का प्रयोग। रात के समय 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों के मिश्रित चूर्ण को त्रिफला कहते हैं, को एक मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी में डालकर भिगो दें। सुबह इसे मथकर छान लें। इस पानी की छींटे आंखों पर मारें। मोतियाबिंद के उपचार अव्यर्थ प्रयोग है। अव्यर्थ प्रयोग का मतलब इसे करने पर यह व्यर्थ नहीं जाएगा। गाय के घी का अंजन। रात को सोते समय आंखों में देसी गाय का शुद्ध घी आंजना चाहिए। प्रातःकाल बिस्तर से उठने से पहले अपना थूक, जिसे राजीव भाई ने कहा था सुबह की लार, अपनी लार काजल की भांति आंखों में लगाएं। इस प्रयोग से मोतियाबिंद से बचाव होता है। और मैंने भी आयुर्वेद में कई जगहों पे पढ़ा, उसमें से एक पुस्तक में पढ़ा था ओम प्रकाश सक्सेना जी का लिखा हुआ पुस्तक। उसमें लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में कि जो इंसान जीवंत सुबह उठते ही अपनी लार, बासी लार काजल की तरह आंखों में लगाता है, जीवंत उसे नयन रोग नहीं होते। और जब से 2016 में भाई राजीव दीक्षित जी सुना हूं और आज तक प्रतिदिन नियमित, शायद ही कोई ऐसा एक दिन रह गया हो साल में 1-2 दिन जिस दिन मैंने अपनी आंखों में सुबह की लार नहीं लगाई हो। तो आप भी लगाएं। शहद अमृत है। आयुर्वेद में शहद को नेत्रों के लिए परम हितकर बताया है। महर्षि भागवत ने शहद का पहला गुण चक्षुष से बतलाया है, जिसका अर्थ होता है नेत्रों के लिए हितकर। नीम के वृक्ष पर लगा हुआ छोटी मधुमक्खी का शहद लें। इसे कांच की स्लाइस के द्वारा सप्ताह में 2-3 बार आंखों में लगाएं। इस प्रयोग से मोतियाबिंद पैदा नहीं होता। बुजुर्गों के द्वारा बहु परिचित योग है। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भी अचूक प्रयोग है। कमल का शहद भी विशिष्ट लाभ देता है। शहद से नेत्र संबंधी अनेक बीमारियां शांत हो जाती है। शहद जितना पुराना होगा उतना ही मोतियाबिंद पर अधिक कार्य करेगा। ठंडे पानी की छींटे। आयुर्वेद महर्षियों के अनुसार मुंह में ठंडा पानी भरकर जो मनुष्य स्वच्छ जल से दिन में 3 बार आंखों पर छींटे मारता है, वह कभी भी नेत्र रोगों से पीड़ित नहीं होता। जिस तरीके से सुबह की लार लगा के हम नेत्रों से पीड़ित नहीं हो सकते, उसी तरीके से ठंडा पानी का मतलब ये नहीं कि बर्फ का पानी, ठंडे पानी का मतलब रूम टेम्परेचर का पानी, घड़े का पानी, उसको मुंह में भर के आंखों की छींटे मारनी है। भोजन करने के उपरांत दोनों हाथों को धोकर गीले हाथों की दोनों हथेलियां परस्पर घिसकर नेत्रों पर लगाएं तो मोतियाबिंद, तिमिर इत्यादि नेत्र रोग दूर होते हैं। तिमिर का मतलब तिरछापन। ऐसा आयुर्वेदीय ग्रंथों में अनेक स्थानों पर बताया गया है, परीक्षित है। मतलब खाना के बाद दोनों हाथ को धोते हैं, लेकिन आजकल तो हमारा खाना ही चम्मच से होता है, लोग हाथ धोते भी नहीं है। फिर नैपकिन भी आ गया, तो हाथ को धोएं। धोने के बाद उसे आपस में रगड़ के आंखों को पोंछें। पादा व्यंग। नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से पैर के तलवों की मालिश करनी चाहिए। इससे नेत्र ज्योति बढ़ने के साथ साथ नेत्रों के विविध रोगों में भी सहज ही बचाव हो जाता है। काली और सफेद मिर्च। मोतियाबिंद से बचने के लिए काली मिर्च का नियमित सेवन से भी विशेष लाभ प्रद सिद्ध होता है। काली मिर्च को पानी में भिगोकर इसके छिलके उतारने पर सफेद मिर्च बन जाती है। इसी सफेद मिर्च को आयुर्वेद महर्षि सुश्रुत ने नेत्रों के लिए परम हितकर बतलाया है। आज हमें यहाँ पे जानने को मिला पढ़ते हुए कि सफेद मिर्च और काली मिर्च अलग नहीं है। काली मिर्च के छिलके को उतार के जो मिर्च जिसको फिर सुखा के रखते हैं, वही सफेद मिर्च है। मोतियाबिंद पर हल्दी का प्रयोग। चुटकी भर हल्दी का नियमित सेवन करने से मोतियाबिंद रोग दूर रहता है। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के विज्ञानियों ने के द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार हल्दी मोतियाबिंद को दूर रखने में भी सहायक है। हल्दी में कर्क्यूमिन नामक सक्रिय रसायन पाया जाता है, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तौर पर काम करता है। इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि बहुत कम मात्रा में कर्क्यूमिन का सेवन आंखों के लिए बेहद लाभकारी है। हर रोज 1 चुटकी हल्दी के सेवन से आप मोतियाबिंद से दूर रह सकते हैं। शरद पूनम पर बढ़ाए नेत्र ज्योति। शरद ऋतु की चांदनी को शारदीय संज्ञा दी गई है। शरद की चांदनी को नेत्रों के लिए परम हितकर माना गया है। नेत्रों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शरद पूनम की रात को चांदनी में
इन तीनों का मिश्रण रख दिया जाता है। इस मिश्रण के लिए सफेद मिर्च 100 ग्राम, देसी खांड 200 ग्राम, शुद्ध गाय का घी 250 ग्राम, इन तीनों को एक साथ मिलाकर रख दिया जाता है। इस मिश्रण को आगामी 15 दिनों तक 1-2 चम्मच भर मात्रा में प्रातःकाल निराहार मतलब खाली पेट दूध के साथ सेवन करते रहने से नेत्र ज्योति में सुगमता पूर्वक आशातीत बढ़ोतरी हो जाती है। राजस्थानी लोक परिवेश में आज भी यह प्रयोग विशेष लोकप्रिय है। मोतियाबिंद का निर्माण भी इस प्रयोग से रुक जाता है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक वैद्य हैं जो बहुत सारी औषधियों को किसी नक्षत्र के दिन ही बनाते हैं, शुभ दिन में मनाते हैं, नक्षत्र में बनाते हैं, इसलिए औषधियों का एक विशेष प्रभाव भी होता है। जो लोग प्रातःकाल बिस्तर त्यागते ही 3 गिलास पानी पीते हैं, उनमें भी मोतियाबिंद की शिकायतें कम देखने को मिलती है। जैसा कि राजीव भाई ने बताया पानी पीने के नियमों में कि सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए खाली पेट। तो अगर हम इस राजीव भाई के 4 नियमों का भी प्रयोग करते हुए हम अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। नेत्रों के लिए उत्तम जूस आंवला, बीटरूट, गाजर, कच्ची हल्दी तथा अदरक को एक साथ मिलाकर जूस निकालें। यह जूस पीने से आंखें तो स्वस्थ एवं सबल होती ही है, साथ ही शरीर के विविध रोग भी शांत होने लगते हैं। गाजर का मुरब्बा नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से गाजर के मुरब्बे का सेवन करना बहुत लाभप्रद है। एक प्रभावशाली नुस्खा सामग्री इसके लिए चाहिए बड़ी हरड़ के छिलके 70 ग्राम, पीपल छोटी छोटी 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम पंसारी से खरीदें। इन तीनों को कपड़ छन चूर्ण करके तैयार कर लें। इस चूर्ण में 500 मिलीलीटर आंवले का रस मिलाकर खरल में घोट लें तथा उसकी छोटी छोटी बत्तियां बना लें तथा सुखा लें। एक बत्ती लेकर स्वच्छ पत्थर पर 2-4 बूंदे पानी डालकर घिसें और आंखों में आंज लें। दिन में 3-4 बार प्रयोग करने से मोतियाबिंद रुक जाता है और आंखों से उतरा हुआ मोतिया भी दूर होने लगता है। यानी ये सरल उपचार के लिए हरड़ का छिलका, पीपल 10 ग्राम, हरड़ का छिलका 70 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, इन सब का कपड़ छन यानी सूती कपड़े से छना हुआ बारीक पाउडर उसको आंवले के रस में अच्छे से मथ के 500 मिलीलीटर आंवले के रस में मथ के उसे सुखा लेना है। सुखाने के बाद उसकी छोटी छोटी बत्ती बनानी है और उसको सुखा के उस बत्ती को पानी में घिस के उसे काजल की तरह लगाना है। आहार परिवर्तन जरूरी है। यहाँ पर हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हिप्नोसिस, बायोफीडबैक, एक्यूपेंचर जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मदिरा पान एवं धूम्रपान जैसे मोतियाबिंद पैदा करने वाले व्यसनों को दूर करने में नितांत उपादेय एवं सहयोगी सिद्ध होती है। प्राकृतिक चिकित्सक भी मोतियाबिंद के प्रतिकारक के लिए आहार परिवर्तन के प्रबल समर्थक हैं। प्राकृतिक चिकित्सकों के अनुसार मोतियाबिंद से पीड़ितों को विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम बहुत आहार द्रव्यों पर निरंतर सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से लेंस में ऑक्सीजन चयापचय से उत्पन्न होने वाले उत्कीय क्षय पर सहज ही प्रतिबंध लग जाता है, जो कि मोतियाबिंद का निर्माता होता है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार अल्फा लिपोइक एसिड भी व्यक्ति को मोतियाबिंद से बचाता है। साथ ही इसके सेवन से विटामिन सी तथा विटामिन ई की कार्मुकता बढ़ जाती है। विटामिन सी युक्त आहार द्रव्य आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद इत्यादि का अनवरत एवं दीर्घकालिक प्रयोग भी मोतियाबिंद निर्माण को रोक देने में समर्थ है। अमेरिका में हुए अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे लोग जिन्होंने विटामिन ई का भरपूर सेवन किया, उनमें मोतियाबिंद निर्माण की दर स्वल्प रही। विटामिन ए, ई, सेलेनियम इत्यादि के प्रमुख कुदरती स्रोत हमें जान लेने चाहिए। विटामिन ई के लिए अंकुरित गेहूं, बादाम, सूर्यमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत धान्य। बीटा कैरोटीन के स्रोत हैं गाजर, पीली, नारंगी तथा लाल रंग वाली तरकारियां एवं फल। सेलेनियम के स्रोत हैं लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च, समुद्री आहार, मांस, धान्य। विटामिन ई सेलेनियम के प्रभाव में अभिवृद्धि कर देता है, इसलिए 500 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट विटामिन ई नियमित सेवन करना चाहिए। सेलेनियम की अनिवार्य दैनिक मात्रा पुरुषों के लिए 85 माइक्रोग्राम तथा स्त्रियों के लिए 70 माइक्रोग्राम निर्धारित है। अधिक लाभ के लिए 600 माइक्रोग्राम तक सेवनीय है। नेत्रों के
परिच्छन्नार्थ सूरज की रोशनी में 100% अल्ट्रावायलेट किरण प्रतिरोधी चश्मे का उपयोग करना नहीं भूलें। परिणाम में कपालभाति, धूम्रपान एवं मदिरा सेवन से स्वयं को बचाते हुए न केवल आपकी आंखें ही स्वस्थ रहेगी, अपितु आपका सामान्य स्वास्थ्य भी उत्तरोत्तर बेहतर बन जाएगा। आयुर्वेद की अन्य सुप्रसिद्ध औषधियों में चंद्रोदय वर्ती, सप्तामृत लौ, सुवर्ण माछिक, भसम त्रिफलाधृत, नेत्र सुदर्शन अर्क इत्यादि आयुर्वेद की अनूठी औषधियों का अभ्यांतर सेवन भी विशेषज्ञों की देखरेख में उचित अनुपान एवं परहेज के साथ किया जाना विशेष लाभ देता है। शतावरी, आपामार्ग, पुनर्नमा, मुलेठी, ममीरा, नीम, कपूर इत्यादि हर्बल औषधियां भी इसी संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि मोतियाबिंद से कैसे बचा जाए और मोतियाबिंद हो ही ना उसके लिए हम क्या करें। जो भी हमारी उम्र के भाई बंधु हैं जिन्हें अभी मोतियाबिंद नहीं हुआ है, वो अपनी मोतियाबिंद ही नहीं, नेत्र के कई अन्य विकारों से बचने के लिए जैसा कि कहा गया कि सुबह उठते ही 3 गिलास पानी पीना, सुबह की लार लगाना और मुंह में पानी भर के आंखों में छींटे मारना और भोजन करने के बाद हाथों को धोकर हथेलियों को आपस में रगड़ के आंखों की सेक करना, इन क्रियाकलापों को अपनी हम आदतों में बदल दें, आदत बना लें, तो हम नेत्र रोगों से बच सकते हैं। जी, तो आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। काला मोतिया के बारे में गोविंद भाई ये कहा जाता है कि इसका एक एक मात्र उपाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। जी, क्या इसे ज्ञान है? इसीलिए इसे भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जहां-जहां सर्जरी की बात होगी, हमें सेकंड ओपिनियन, हम जैसे जितने भी भाई बंधु हैं, आप सभी समझदार हैं। मुझे मालूम है कि कई बार बहुत सारे भाई बंधु जब कोई डॉक्टर कुछ कहता है तो अपने दूसरे डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से या उनके रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर होते हैं, उनसे राय सलाह लेने लग जाते हैं। तो सर्जरी के मामले में भी आप जरूर राय लें और राय उनसे लें जो सर्जरी नहीं करते। जिनके पास सर्जरी की सुविधा कम है तो वो जरूर बताएंगे कि हाँ, इसके बारे में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, हमारे शास्त्रों में है, नहीं है, तो उनसे जरूर पूछें। तो इसी तरीके से अगले स्वाध्याय में हम पढ़ते हैं ग्लूकोमा के बारे में। काला मोतिया परिचय। आंखों के अंदर दाब का बढ़ जाना ही ग्लूकोमा है। वस्तुतः होता यह है कि आंखों के अंदर कुदरती रूप से ही एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इस तरल के द्वारा आंखों को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता रहता है। यह तरल स्वाभाविक रूप से एक दबाव का निर्माण करता है। जब तक यह दाब अपनी सीमा में रहता है, आंखें स्वस्थ और सबल बनी रहती है। जब यही दाब सामान्य सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो यह नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए विनाशक सिद्ध होती है और इसी रोग को काला मोतिया कहा जाता है। आंखों के एंटीरियर चैम्बर में जैसे यह दाब बढ़ता है, ऑप्टिक नर्व को पोषण प्रदान करने वाली छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं नष्ट होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्बिट ऑप्टिक नर्व धीरे-धीरे सूखने लगती है तथा मृत होने लगती है, जिसका परिणाम अंधता है। ग्लूकोमा की शुरुआत एक आंख से होकर दूसरी आंख तक हो सकती है। स्वस्थ आंखों में इंट्रा एक्युलर प्रेशर 15 से 20 मिलीलीटर के मध्य रहता है। दाब बढ़ने के संभावित कारण: संक्रमण, ट्यूमर, चोट लगना, तरल पदार्थ निकलने के अवरोध डालने वाले अनन्य कारण। प्रमुख लक्षण: ओपन एंगल ग्लूकोमा के लक्षण: अल्प रोशनी वाले स्थलों पर देखने में मुश्किलें आना, नेत्र ज्योति में दिन प्रतिदिन गिरावट आना, दृष्टि क्षेत्र घटते जाना और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के लक्षण: कभी-कभी आंख का दबाव बढ़ना, आंखों में दर्द की हल्की अनुभूतियां होना, आंखों का लाल तथा कठोर हो जाना, दृष्टि में धुंधलापन आना, कार इत्यादि वाहनों की हेडलाइट के चारों तरफ विविध रंग दिखाई देना। यदि लक्षण कभी बहुत उग्र होते हैं तो आंखों में असहनीय दर्द होना तथा दर्द के साथ उल्टी होना बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना। उपचार के रूप में इस पुस्तक में क्या है: सप्तामृत लौ 20 ग्राम, रौप्य भस्म 5 ग्राम, संबुक यानी घोघा भस्म 10 ग्राम, गोदंती भस्म 5 ग्राम। इन सब औषधियों को एक साथ मिला लें तथा 40 पुड़िया तैयार कर लें। एक-एक पुड़िया सवेरे शाम खाली पेट पानी के साथ सेवन करना है। दूसरे नंबर पे अश्वकुच रस एक एक गोली सवेरे शाम। तीसरे नंबर की दवा आरोग्यवर्धनी वटी की 2-2 गोलियां सवेरे शाम भोजन के बाद पानी से। चौथे नंबर पे आमल की रसायन सवेरे शाम 1-1 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ।
5वें नंबर पे त्रिफलाधृत अथवा महात्रिफलाधृत 1-1 चम्मच की मात्रा में दूध में घोलकर पिएं। रोग की अति उग्र अवस्था में शल्य क्रिया के द्वारा तरल के अवरोध को तत्काल दूर किया जाना जरूरी होता है। यहाँ पर बतलाई गई औषधियाँ क्रॉनिक अवस्था के लिए ही उपयोगी है। तो इस तरीके से उग्र अवस्था हो तो सर्जरी भी कराना है, क्योंकि सर्जरी भी हमारे आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता की देन है। दूसरा उपचार है ग्लूकोमा पर रामबाण। जसत भस्म 5 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, कुक्कुटू तांडवक भस्म 10 ग्राम, अमलकी रसायन 100 ग्राम, सप्तामृत लौ 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम, इन सबको एकत्रित मिलाकर रखें तथा आधी चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार पानी या शहद के साथ सेवन करें। अनुपान के रूप में 1 ग्राम घी तथा 3 ग्राम शहद मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। यह नुस्खा ग्लूकोमा रोग में भी लाभ देता है। दूसरा, ग्लूकोमा के रोगियों को इसमें 2 ग्राम रजत भस्म तथा 10 ग्राम संबुक भस्म मिला देनी चाहिए। तीसरे नंबर पे यदि ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ग्लूकोमा हुआ है तो साथ में 2-2 गोलियां आरोग्यवर्धिनी बटी दिन में 2 बार अवश्य सेवन करने। चौथे नंबर पे महात्रिफलाधृत 1 चाय चम्मच भर मात्रा में दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें। तीसरे नंबर पे एक स्वा अनुभूत प्रयोग, एलोवेरा जूस 30 मिलीलीटर, आंवला जूस 30 मिलीलीटर, इन दोनों को एक साथ मिलाकर बराबर मात्रा में पानी मिलाकर दोनों समय भोजन के बाद पिएं। रात को सोने से पहले इतरी फल कसनी जी को 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करना भी बहुत लाभप्रद है। ताप्यादि लौ 1-1 गोली सवेरे शाम भी सेवनीय है। सेवन करें। विटामिन सी तथा बायोफ्लोकोनाइट्स के प्रमुख स्रोत हैं प्याज, एप्पल, संतरा, अंगूर, नींबू प्रजाति के विविध फल, रेड वाइन, ग्रीन टी और सोयाबीन। प्राणायाम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। अंगुली मुद्रा में प्राण मुद्रा। नियमित रूप से 20 मिनट तक अभ्यास करें। इस विषय से अधिक जानकारी के लिए इसी पुस्तक में अंगुली मुद्रा रहस्य शीर्षक के नाम से दिया गया है, लेख पढ़ लें, या आपने जहां भी देखा उंगली मुद्रा तो आप इसे गूगल में सर्च करके आप उसे देख सकते हैं कि अंगुली मुद्रा कैसे की जाती है। यौगिक षष्ठकर्म में त्राटक करनी चाहिए और सेवन करने से बचने में इन औषधियों के सेवन से इंट्राएक्टुलर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए अनिवार्य रूप से इनके सेवन से बचना चाहिए। प्रसामक औषधियाँ और सर्दी जुकाम की विविध दवाइयाँ, विविध एंटीहिस्टामिन्स और कॉर्टिसोन ऐसी दवाइयों से भी बचना चाहिए। और ये हमारी जो आज का स्वाध्याय है नेत्र रोगों के ऊपर, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा, जिनमें सर्जरी कहा जाता है, तो सर्जरी कराने से पहले आयुर्वेद को अपनाकर हम सर्जरी से बच सकते हैं। आप भी बच सकते हैं। जरूरत है इन ज्ञानों को अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, अपना सुनकर, विश्वास बढ़ाकर, क्योंकि अध्ययन से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से विश्वास बढ़ेगा, विश्वास से करने की हिम्मत बढ़ेगी, और जब करने की हिम्मत बढ़ेगी तो हम करेंगे, और जब नियमित रूप से करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो गोविंद भाई, आपने एक बार फिर जो है वो बाकमाल जानकारी दी है इस किताब के माध्यम से, और बहुत सारे लोग जो है इस वक्त मोतियाबिंद या फिर काला मोतिया से पीड़ित हैं। तो लगता है तो आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अपने नंबर बता दीजिए, ताकि अगर कोई आपसे सीधा संपर्क करके या तो आपके इस नोबल कॉज में आर्थिक रूप से समृद्ध जो लोग हैं वो अगर इसमें सहायता करना चाहते हैं, वो वाला नंबर, और या फिर अगर आपसे कोई इलाज पूछना चाहता है तो वो वाला नंबर आप थोड़ा सा बता दीजिए। वंदे मातरम। दोनों ही चीजों के लिए मेरे पास एक ही नंबर है। मेरा नंबर है 9958148111 9958148111। जो भाई बंधु चिकित्सा संबंधी परामर्श चाहते हैं तो मैं तो आप सभी से कहूंगा कि सबसे पहले इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, और आपातकालीन परिस्थितियों में फोन कर सकते हैं। जो मुझे ज्ञान है, जो हमने स्वाध्याय किया है, जो ज्ञान मिला है, और जो पिछले 6 सालों से राजीव भाई को सुनकर
स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उसके द्वारा जो अनुभव मिला है, उन अनुभवों के आधार पे जितनी मदद हो सकती है ज़रूर करूँगा। एक भाई और बेटे के रूप में आप सभी का भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जी, जी, नमस्कार। सो ये थे गोविंद भाई, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ग्लूकोमा और कैटरैक्ट 2 चीज़ें हमें कैसे तंग करती हैं, कैसे हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं, क्या उसके लक्षण रहते हैं, कैसे-कैसे हम उसपे उपचार करवा रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो आपके साथ बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हमारे साथ जो भी है, बहुत सारे लोग सारे शुगर से मधुमेह से पीड़ित लोगों को सबसे पहला तो ये अ, या कैटरैक्ट से ज़्यादा पीड़ित हो रहे थे या काला मोतिया हो जाते हैं। तो अगर आप शेयर की जानकारी चंद लोगों को भी भाई के बताए हुए तरीकों से अपना मोतिया या फिर काला मोतिया जो मोतिया बिंद या काला मोतिया ठीक कर लिया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।